Hello everyone, this is your educator Dhvani Gandhi here, a verified plus educator on our Unacademy platform. I teach you for the subjects of accountancy, business studies and English literature. Welcome you all to this amazing session जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं BST के कुछ बहुत ही खास case studies related to certain topics that you're going to get to know about right now, जैसे आप description में देख सकते हो। उसी के पहले कुछ खास इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी से शेयर करनी है क्योंकि वी ऑल आर सो क्लोज टू आवर बोर्ड एग्जामिनेशंस। 2021 बहुत ही खास और स्पेशल साल रहा है हम सब के लिए। इतनी सारी अमेजिंग मेमोरीज है, ऑनलाइन मेमोरीज जो हमने वर्चुअली क्रिएट की है यहाँ पर। इसमें कोई भी दोहराई नहीं है दैट हाउ लर्निंग इज ऑलवेज अ फन, अगर आप उसे फन वे में पढ़े तो इसी मोटो के साथ आपको जो है बिजनेस स्टडीज का एक अलग ही अंदाज में अलग ही तरीके से अलग ही फन से पढ़ाने का जो ये मेरा सिलसिला रहेगा यहाँ पर। आई होप एंड आई विश दैट आप सभी को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ओके, नाउ बिफोर दैट डाउट्स हमारे दुनिया भर के होते ही ये बोर्ड एग्जामिनेशन जैसे जैसे नज़दीक आते हैं तो हम अनअकैडमी पर आपके लिए लेकर आए हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आस्क अ डाउट अनअकैडमी। यहाँ पर आप आपकी जो भी क्वेरीज हो वो रेज कर सकते हो जिसी भी टाइम चाहिए आपको, और इन लैक्स ऑफ क्वेश्चंस के आपको जो है इंस्टेंट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको ये सॉल्यूशंस डिटेल्ड वीडियो फॉर्म में भी मिलेंगे, राइट। और अगर समझो मैम ऐसा हो गया कि जो ये पर्टिकुलर हमारा डाउट है वो लेट्स से आपके पूरे क्वेश्चन बैंक में नहीं हो तो क्या करेंगे? तो हमारे जो एडुकेटर्स हैं आपके लिए जो स्पेशली अपॉइंट करे गए हैं वो आपको ऑन द स्पॉट वीडियो सोल्यूशन बनाकर कुछ ही समय में आपको इस डाउट का सोल्यूशन भेज देंगे। तो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट आस्क अ डाउट पे जाइए, अपने गैलरी में से एक पिक्चर ले लीजिए, वो पिक्चर आपको फिर है क्रॉप करना आपका जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन होगा वो में। उसके बाद में आपको जो है सीधा उसे टैग करना है कि वो कौन से वाले एग्जैक्टली सब्जेक्ट में आता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। किसी भी आपके कोई भी फ्रेंड्स हो 6 to 12 स्टैंडर्ड के, कोई भी जन जो है ये सॉल्व कर सकता है। एंड राइट आफ्टर दैट आपको जो है बस रिलैक्स होकर बैठ जाना है, आपका सोल्यूशन आपके घर पर पहुंच जाएगा। टू ऑल द स्टूडेंट्स जो अब तक मुझसे कनेक्टेड नहीं है, आप जो है हमारा ये टेलीग्राम कोड स्कैन कर सकते हो, ये आपको सीधा लेके चला जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जिनको स्कैन करना नहीं आ रहा हो क्यूआर कोड, कोई बात नहीं, आप नीचे जो आपको दिख रहा है डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी ध्वनि, ये जो टेलीग्राम आईडी है हमारा, यहाँ पर जो है मेरे सारे क्लासेस के आपको जो नोटिफिकेशंस है और जो इन्फॉर्मेशन है, कोई एडिशनल नोट्स है जो मुझे प्रोवाइड करनी है या कोई भी इम्पोर्टेंट बात कभी भी मुझे आप लोगों से करनी है, तो ऑल ऑफ इट आई कनेक्ट यू विद यू ओवर देयर, आप वहां से मुझे चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा जो बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, लेट मी टेल यू गाइस, लास्ट डे है टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। इसके बाद में 10% जाने वाला है टू ऑल माई स्टूडेंट्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है अभी। मेक श्योर यू आर यूजिंग द कोड DGDLIVE। सारे मेरे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स आप लोग जो है फिलहाल 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिससे क्या होगा आपका जो 12th का पूरा प्रेपरेशन है पूरा पूरा इसके अंदर कवर हो जाएगा। इफ यू आर ऑन दी ओपिनियन कि मैम हमें सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के पहले तक का ही सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो यू कैन टेक 1 मंथ सब्सक्रिप्शन। ये दोनों जो है आफ्टर 10% डिस्काउंट 1 मंथ का आपको पड़ेगा 2700 रुपीज पर, और 3 मंथ्स का जो है वो आपको पड़ जाएगा 6750, यानी कि 2200 रुपीज एंड 50 पर मंथ। इसके अलावा जो मेरे जूनियर्स है 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जो अभी जाएंगे, 11th वाले जो 12th में जाएंगे, उन सब के लिए भी हमने हमारी जो है 12th की जर्नी स्टार्ट कर दी है बहुत बढ़िया से। ब्रिज कोर्स ऑन है ऑलरेडी प्लस के ऊपर, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ऑल्सो ज्वाइन अस ओवर देयर। 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो आफ्टर 10% डिस्काउंट यूजिंग द कोड सेम DGDLIVE लाइव। ये यूज करने के बाद 15,000 का सब्सक्रिप्शन आपको 13,500 में मिल जाएगा, यानी कि ओनली 1,200 रुपीज भी नहीं, 1,125 पर मंथ आपको यहाँ पर पड़ रहा है। वॉट मोर एक्साइटिंग डू यू वॉन्ट इन दिस गाइज? इससे ज्यादा कम पैसों में ऑल सब्जेक्ट, सारे टीचर्स, सब फैसिलिटी अवेलेबल है। डेली प्रैक्टिस मिलेगा आपको, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको। इसके बाद में लाइव क्विज कंडक्ट कराए जाएंगे आपके। आस्क डाउट तो आपको वहां पर अवेलेबल होगा ही होगा।
इसके अलावा आपकी डेली एमसीक्यू टेस्ट सीरीज होती है और सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी होती है गाइज आप लोगों की। तो यू हैव टू मेक श्योर कि पुराने वाले भी सारे वीडियोस अगर आपको रिकॉर्डिंग देखने हो, एंड बेस्ट पार्ट इज ये आपने समझो कोई सेशन लाइव अटेंड कर दिया, एग्जाम्स आ रही है नजदीक है, आपको ऐसा लगा कि अरे मैं तो ये कॉन्सेप्ट भूल गया, आप जितनी बारी चाहो उसके रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो। इसके अलावा मैम मैं तो अभी आया हूँ, अभी आई हूँ, मुझे पता नहीं कि आपने पहले क्या सिखाया, मुझे वो देखना है, तो आपको वो सारी प्रीवियस सभी की सभी रिकॉर्डिंग्स भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। ये सब आपको अनलॉक होगा यूजिंग दिस कोड BGD लाइव टू गेट 10% डिस्काउंट। एंड फिर से आपको सभी को जो है एक बार बता दूं मैं, हमारे यहाँ पर सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है, इससे एक स्टेप आगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेसिकली आप लोगों के लिए किस चीज में आपके लिए फायदेमंद रहेगा? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको हाईली हेल्प करता है आपको एक मेंटर से जुड़ाने के लिए। ठीक है, तो एक मेंटर जो है वो आपके लिए स्पेशली आएंगे और आपके जो पूरा टाइम टेबल है आपको प्लान करके देंगे, आपकी स्टडी को पूरा ट्रैक करेंगे। तो वैसे ही मतलब बोलो ना कि एक एक लॉस्ट सोल है, उस लॉस्ट सोल को जब आपको एक गाइडेंस देनी है तो मेंटर जो है वहाँ वो गाइडेंस देंगे आपको। तो आइकॉनिक में 360 डिग्री आपकी पूरा सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है हमारे यहाँ पर, जो आपको एनी टाइम असिस्ट करेगा जब भी आप चाहे। और राइट, तो इसके लिए भी ऑब्वियसली आप छोटे छोटे वाले में अवेलेबल नहीं रहेंगे, आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हो, क्योंकि डेफिनेटली उनको एक महीने में आपको ट्रेन करना वुड गेट वेरी डिफिकल्ट, बट अगर आप उनके साथ थोड़े ज्यादा महीने में कनेक्टेड हो तो वो भी आपको जो है स्टार्ट टू एंड पूरा गाइड कर सकते हैं। तो फॉर द सेम यू कैन टेक आवर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस आल्सो। इन पर भी आपको जो DGD लाइव, ये जो कोड है DGD लाइव, ये कोड यूज करके दोनों जगह आप हमारे जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है ये भी ले सकते हो। ऑफ कोर्स कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है इनकी कंपेयर टू द प्लस, तो जिनको फाइनेंशियल इश्यूज हो आप प्लस ले ही सकते हो, EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है ही है हमारे यहाँ। और जिनको थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है वो लोग जो है डेफिनेटली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है चेकआउट कर सकते हैं और अपनी लर्निंग को एकदम बढ़िया तरीके से बना सकते हो आप लोग। एंड लेट मी टेल यू, प्लस के जितने सारे फीचर्स है सारे के सारे आइकॉनिक में भी आप लोगों के आ जाते हैं। तो भूलिएगा मत, 10% डिस्काउंट सिर्फ फेब्रुवरी तक ही है, यानी 28 फरवरी लास्ट डे है, 31 दिन नहीं आएगा फेब में, 29, 30, 31 नहीं होता है। तो मेक श्योर आप लोग जो है अपना 10% डिस्काउंट अभी ले रहे हो। रिन्यूअल भी करना है जो हमारे ऑलरेडी प्लस स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी DGD लाइव के साथ जो है ये रिन्यूअल डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को अगर मेरी कोई भी ऐसी फ्री क्लासेस जो है स्पेशल क्लासेस पर चेक करनी है अनअकैडमी के ऐप के ऊपर, तो आप जो है सिर्फ वेरी सिंपली अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो। अगर आप एंड्रॉइड वाले यूजर हो तो गूगल प्ले, अगर आप एप्पल वाले यूजर हो तो ऐप स्टोर से जो है आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपना, जैसे कि अपना नाम वगैरह डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया, ताकि आपका वेरिफिकेशन हो जाए कि आप रियल ह्यूमन हो या नहीं। राइट आफ्टर दैट आपको जो है सारे फीचर्स फ्री वाले जो हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जैसे कि आस्क अ डाउट हो गया, या फिर जो हमारी स्पेशल क्लासेस अब से रोज होने वाली है वो हो गई, तो उनके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा DGD लाइव। इससे जो फ्री वाला एक्सेस है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर चाहिए तो उसके लिए भी ये कोड जो है DGD का मतलब क्या है, ध्वनि गांधी दी, तो ये यूज करना पड़ेगा। इससे जो है आप लोग इजीली एक्सेस निकाल पाओगे। ऑल सेट देन गाइस, क्या आप लोग अब रेडी हो, ताकि हम लोग जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से जो है अपने प्रेपरेशन को स्टार्ट कर पाए। ओके, सारे क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ पर बढ़िया बढ़िया से वाले, एक से एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वेश्चंस जो होंगे हमने वो करने हैं राइट नाउ। और इसी दौरान जो है चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही खास, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो अपने स्क्रीन के सामने, बिजनेस स्टडीज का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो सभी बच्चों को जो है डरावना अच्छा खासा लगता है। नाम है इसका ऑर्गेनाइजिंग, चैप्टर नंबर 5। और यहाँ के कुछ MCQs और केस स्टडीज जो है हम लोगों ने आज देखने हैं। इससे क्या हो जाएगा कि ये आपका प्रिपरेशन एकदम स्ट्रॉन्ग करेगा, और इसके साथ साथ अगर आपके अंदर कोई भी डाउट आता है तो ये MCQs और केस स्टडीज के माध्यम से ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर जो है वो भी बहुत सही तरीके से आप लोगों का कवर अप हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा पहला पॉइंट है, पहला क्वेश्चन है, MCQ है कि ऑर्गेनाइजिंग डजंट इंक्लूड व्हाट विल बी डन, बाय whom विल बी डन, व्हेन विल बी डन, हाउ विल बी डन। अब जैसे आप प्लानिंग का ऑलरेडी आपको अगर डेफिनेशन पता हो, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, राइट, ये यहाँ पर प्लानिंग वाला आता है। तो ऑर्गेनाइजिंग आपको क्या है
ये क्या चीज यहाँ पर आपको इंडिकेट करेगा, ये भी आपको जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस, क्योंकि ऐसे सवाल जो है आपके एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पर ऑब्वियस आंसर जो है आप लोगों का बन जाता है कि मैम डेफिनेटली डेफिनेटली हमको आंसर किसको करना है यहाँ पर, हाउ विल इट बी डन एग्जैक्टली। नाउ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो है हम लोगों ने देखना है कि नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या हो सकता है यहाँ पर। लेट अस वेरी 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 क्विकली चेक दिस आउट। ओके, तो यहाँ पर बच्चा पार्टी सबसे अच्छी चीज जो हम लोगों को दिखती है, अगला क्वेश्चन है ये आपका डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में से आता है, डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। नाउ व्हेन आई से डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, इट मींस क्या कि ऐसे मैम सीधा सीधा स्ट्रेट कट प्रिंट आउट किया गया नहीं, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। आपको बोला गया कि इनमें से कौन सा जो है ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। जैसे ही आपको ये दिख गया है आपके सामने, तो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि हमें 4 स्टेप जो है ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस की वो याद रखनी है, और जिसका शॉर्ट फॉर्म ही मैंने आप लोगों को बोला हुआ है, आई डी, इसके बाद में आई डी ई नहीं ए के बाद क्या आएगा आपका ई। यस, तो आईडीएई जो है आप लोगों का, यू ऑलवेज हैव टू कीप इट इन माइंड कि आईडीएई है, इसका मीनिंग क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, देन इसके बाद में ए फॉर असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। तो इसी से हम लोगों को समझ में आ जाता है कि मैम स्पेशलाइजेशन जो है यहाँ पर ऑड वन आउट हो चुका है। तो अगला वाला क्वेश्चन, ये भी एक सही फॉर्म है। ये बोलता है पवन, नवीन, सचिन, इन सब ने जो है अपना डिसाइड किया है कि दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टॉयज। They have decided certain main activities over here, which are going to be purchasing your raw material, purchasing your machinery, purchasing the production of toys, then arrangement of finance, sale करना है toys का, identifying the areas where they can sell those toys particularly, and selection of the employees. अब इसी बेसिस पर जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि in order to facilitate the work they thought that 4 managers should be appointed to look for. Okay, कौन से इन्होंने डिसाइड करे, प्रोडक्शन, फिनांस, मार्केटिंग, पर्सनल। आपको इसमें से जो है मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन एग्जैक्टली बताया गया है इसके बारे में हाईलाइट करना है। इसके बाद में इस पैराग्राफ में से वो लाइंस हाईलाइट करनी है जो इस फंक्शन को पर्टिकुलरली बताते हैं, एंड इसके बाद में आपको स्टेप्स बताने हैं कौन से फॉलो किए जाते हैं इस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत सही तरीके से आप लोगों को जो है यहाँ पर ट्रैक किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लोगों ने देखा है कि सबसे पहला अगर हमको बोलना है कि फंक्शन कौन सा है, तो ऑर्गेनाइजिंग है डेफिनेटली, ये चैप्टर में से तो आप लोगों को पता ही है, बट स्टिल ये सारी चीजें जो है ऑर्गेनाइजिंग में होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, कि जो लाइंस कौन सी है जो हमको बताती है एग्जैक्टली कि यहाँ पर ये फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया है। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, मैनेजर्स डिसाइड किए अलग अलग वाले, ये प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल। आपको समझ में आ गया कौन सा वाला यूज किया गया है, यहाँ पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यूज किया गया है, तो फंक्शंस के बेसिस पर इन्होंने मैनेजर्स अपॉइंट कर दिया है। सो दैट इज एग्जैक्टली वेयर दिस लाइन इज एम्फसाइजिंग ऑन, ये बता रही है यहाँ पर। इसके अलावा जो अगला वाला पॉइंट है वो बोलता है स्टेप्स। अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको खाली स्टेप्स बताए थे कि सबसे पहले जो है आप आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे, इसके बाद में जो सारे डिपार्टमेंटलाइजेशन है वगैरह वो कर लेंगे, आफ्टर दैट आप जो है सारी ड्यूटीज असाइन कर लोगे और जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स हैं उनको एस्टैब्लिश करोगे, राइट। सो विद दिस आई गेस आप सबको क्लियर हो गया होगा कि ये वाला पार्ट भी जो है हमने कैसे डील करना है। गोइंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं। इतनी बड़ी केस स्टडी है, ओके, एज यू कैन सी अप ओवर हियर, इतनी बड़ी, तो सिर्फ चैप्टर का पूरा पैराग्राफ है यहाँ पर ये, और नीचे क्वेश्चंस आपको कुछ इस तरह से दिए गए हैं जो आपको देखने हैं कि आइडेंटिफाई एंड स्टेट द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस which has not been carried out properly and contributed to this problem. State 2 steps of the organizing process. Again, process पर ही सवाल है कि which have taken by Kannaputti to respond to the complaint of Ramdas, कोई तो complaint involved है। 2 points of importance of organizing as reflected in the above case. तो चलिए देख लेते हैं केस स्टडी यहाँ पर। रामदास aged 49 is working in an aviation company. He is the senior most employee in his division. He is even senior to the division manager Kannaputti.
Ramdas is considered one of the most committed, capable, and hardworking employees. As a result of his abilities and seniority, he really received the work assignments of his choice. Although there was no formal designation of various special projects assigned to Ramdas, he handled them as a matter of routine. A problem developed when an able and intelligent person, Nagarjuna, aged 33, was appointed by Kannapati. Nagarjuna's previous 3 years' experience in the closely related work made it possible for him to catch on the routine work of his new job more rapidly than was customary for any new employee. On several occasions, Kannapati noticed the tension developing between these two employees. However, he did not want to really get involved into their personal issues as long as the work was completed effectively and efficiently. One day, the tension between them reached the boiling point, and Ramadas complained to Kannapati stating that his duties were largely being taken over by Nagarjuna. Kannapati issued the order stating the clear allocation of the jobs and related duties between the two. He further clarified the working relationship between them by specifying who was to report whom. This helped in reducing the workload, enhancing productivity and removing ambiguity. क्लियर समझ में आया यहाँ तक सबको? एवरीवन गॉट दिस पॉइंट परफेक्टली? यहाँ पर एग्जैक्ट हम लोगों से क्या इनको जो रिक्वायरमेंट है, परफेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्लियर कट यहाँ पर हमको समझ में आती है कि ये सारे वर्ड्स जो है इनसे ही हमको वर्किंग रिलेशनशिप, असाइनिंग ऑफ द ड्यूटीज ऐसे से ही समझ में आ जाता है कि ऑर्गेनाइजिंग वाला पॉइंट तो है. तो यहाँ पर जो है आपको आइडेंटिफाई करना है और वो स्टेप्स बतानी है जो कैरी नहीं करी गई थी और जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स आई एक्चुअली. ओके, बिफोर जब प्रॉब्लम आने के पहले कौन सी स्टेप्स जो है वो नहीं प्रॉपरली की गई थी. सो एज यू कैन सी अब राइट ओवर योर, सबसे पहले आपको दिखता है कि मैम ड्यूटीज असाइन नहीं करी गई, जो इन्होंने बाद में करी. सबसे पहले असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज जो है वो हुई नहीं. ठीक है, सब लोगों का जो है किसका क्या ड्यूटी है, डिफाइनिंग दैट वर्क. हर एक इंसान का जॉब पोजीशन तुम्हारा ये है, इसमें तुमको ये काम करना है. ये चीज जो है यही की नहीं गई यहाँ पर और इसी के वजह से जो है हाईएस्ट हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम आई. और इसके अलावा अगला वाला क्वेश्चन बोलता है कि कैसे ये जो दोनों स्टेप्स, 2 स्टेप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो कन्नापुटी ने ली, इन सारी इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, रामदास के कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए उन्होंने क्या किया, 2 चीजें करी हमको दिख रहा है. एक तो इन्होंने ड्यूटीज असाइन कर ली, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ये फर्स्ट थिंग, एंड इस्टेब्लिश्ड वर्किंग रिलेशनशिप्स. करेक्ट. तो यहाँ पर आपको जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स है वो भी समझ में आ गया, क्लैरिफाइंग वर्किंग रिलेशनशिप्स डन. अब इसके बाद में जो है अगला वाला पॉइंट आता है आपका, जो बाकी के 2 पॉइंट है वो भी बताइए. तो बाकी के 2 पॉइंट क्या है हमारे यहाँ पर, क्लैरिफाइंग वर्किंग रिलेशनशिप्स. फिर एक और चीज भी हमको यहाँ पर जो दिखती है वो ये है कि मैम यहाँ पर जो है इन्होंने क्लियर कट बता दिया कि स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट क्या है. देखो यहाँ पर जो हमारे रामदास जी थे ये हर प्रकार का काम करते थे, एवरी काइंड ऑफ वर्क. उसका कोई कैटेगरी स्पेसिफिक नहीं था, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था कि यहाँ ये टीचिंग का पार्ट हो गया, ये ऐसे पार्ट हो गया कि कोई जो है मार्केटिंग कर रहा है, कोई अभी टीचर है समझो आपके यहाँ पर, तो एक स्टाफ वाला क्लर्क होता है, नॉन स्टाफ वाले भी, मतलब क्लरिकल वाले स्टाफ लोग भी होते हैं. इस चीज में जो है हम लोगों को समझ में आता है कि हर एक का रोल अलग अलग है, हर एक का स्पेशलाइजेशन. नंबर एक, अगर टीचर है, आपको जो स्कूल में ज्योग्राफी भी पढ़ाती है, हिस्ट्री भी पढ़ाती है, इंग्लिश भी पढ़ाती है, मैथ्स भी पढ़ाती है, सभी वही एक ही पढ़ा रही है अगर, ओके, मतलब या फिर 11th-12th में आप आ रहे हो, वो आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये भी पढ़ा रहे हैं, फिर यहाँ पर बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स ये भी पढ़ा रहे हैं, ह्यूमैनिटीज में जाकर पॉलिटिकल साइंस वगैरह ये भी पढ़ा रहे हैं. तो कोई स्पेशलाइजेशन परफेक्टली रहता नहीं है उनका, राइट. तो इसी वजह से जो है हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट को भी हाईलाइट किया गया कि क्यों नागार्जुन ऑलरेडी सिर्फ 33 इयर्स का था, 49 माइनस 33, 16 इयर्स का गैप है दोनों के बीच में, और उसका एक्सपीरियंस जो है सिर्फ 3 साल का ही है पहला वाला. ओके, इसके बाद में भी उसकी स्पेशलाइजेशन में उसकी कितनी ज्यादा मदद की है ये यहाँ पर जो है अच्छे से हाईलाइट होता है. ऑलराइट गाइज, अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स. जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपको लर्न करने हैं, याद रखने हैं, ऐसे वाले कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है.
सबसे पहले द थ्री एडवांटेजेस दैट अ फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर है तो उसके एडवांटेजेस आपने लिखने हैं, कोई भी तीन लिख दो आप भले, ठीक है। तो जैसे आपका होता है स्पेशलाइजेशन की ओर लेके जाता है, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन ये लिख सकते हो। इसके बाद में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्रमोट करता है, एरर का जो है मतलब डुप्लीकेशन जो है हमारा एफर्ट का वो नहीं होता है, एम्प्लॉय को ट्रेन करना वगैरह भी इजी हो जाता है। और ये ऐसे कुछ पॉइंट जो है आप यहाँ पर पर्टिकुलरली 3 पॉइंटर के अंदर लिख सकते हो। इसके बाद में पूछा है अगला वाला कि डेलीगेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। देन व्हाट डू यू राइट, सबसे पहले डेलीगेशन आया तो मैनेजमेंट की ओर से सबसे पहले उसके लिए क्या चीज होगा, बताइए 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 बताइए। Education the way you all know एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट। इसी में आप जो देख रहे हो यहाँ पर कि ओके इट लीड्स टू इफेक्टिव मैनेजमेंट आप लोगों के लिए। देन ये एम्प्लॉय को भी जो है डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उनको प्रोवाइड करता है चांस, स्किल्स और एक्सपीरियंसेस के लिए। डेलीगेशन जो है उन एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करता है क्योंकि इससे उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भी बढ़ता है। ऑलराइट, इसके अलावा डेलीगेशन जो है कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है, ड्यूटीज को ओवरलैप करने में अवॉइड करता है। सो यू कैन राइट दीज 3 पॉइंट्स अप ओवर हियर। अगला आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन द पॉइंट कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट द टाइम पीरियड। स्पैन टाइम से रिलेटेड नहीं है यहाँ पर। स्पैन यानी एक जो सीनियर पर्सन है, एक जो सुपीरियर है, उसके अंदर कितने सबॉर्डिनेट्स है, द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज। सिर्फ होना नहीं, इफेक्टिवली कितना वो जो सुपीरियर है वो मैनेज कर सकता है, दैट विल बी कॉल्ड एज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद में जब मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती तो वो किसके लिए जाती है, डिविजनल स्ट्रक्चर के लिए। जब यूनिक प्रोडक्ट होता है यानी एक सिंगल प्रोडक्ट ही है आपका, तब आप फंक्शनल स्ट्रक्चर पे ऊपर जो है रिलाई करोगे। Now, after this, the next question that comes up over here for you all is, out of formal and informal organization which is dependent on which। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस से हट चुका है, यू गाइज रियली डोंट नीड टू लुक इनटू दिस, ओके। ये हट चुका है, ये निकल चुका है, आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। फॉर्मल इनफॉर्मल से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे आप लोगों के, सी जस्ट डिलीट देम आउट ऑफ योर बुक्स, ओके। अगला जैसे है डेफिनेशन दो स्पैन ऑफ कंट्रोल की, सेम वही है। कॉन्सेप्ट कौन सा है जिसमें बोला जाता है कि रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ अ मैनेजर। मैनेजर का वर्कलोड कैसे कम होगा, डेलीगेशन अथॉरिटी की करके, ओके। अगला द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक यू टू टेक अप फॉर यू गाइस इज व्हाट इज द आइडियल सिचुएशन। अथॉरिटी शुड बी ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी शुड बी लेस देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा बोला है जितना अथॉरिटी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। जितनी अथॉरिटी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका जो है कार्य बनता है यहाँ पर। गोइंग फर्दर, अगला वाला पॉइंट जो आपको लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि दो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के आप स्ट्रक्चर्स बोल दीजिए तो डिविजनल फंक्शनल ये जो पार्ट है यहाँ पर आ ही जाते हैं। इसके बाद में डिसेंट्रलाइजेशन जो आपका होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्पर्स अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल। सबसे नीचे वाली जो लेवल है उसमें जो अपनी अथॉरिटी है वहां तक पहुंचाए आप, ठीक है। इसके बाद में जैसे अभी यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस है, आप क्लियर कट देख सकते हो इनको कि कैसे आपको जब अगर बोला जाए कि अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी, तो आपको एक्सप्लेन ऐसे वाले टॉपिक्स भी आएंगे, तो ऐसे को कैसे आंसर करना है देखिए यहाँ पर कैसे अच्छे से बताया गया है। Yes, it is right to say that authority or decision making power cannot be delegated, but the accountability can never be delegated according to the principle of absolute responsibility or principle of abdication. The accountability remains with the manager even after delegating that work. For example, a director of a computer manufacturing company has asked their production manager to achieve a target of production of let's say 150 computers per day. Production manager has asked his 5 foremen to achieve this target for him. 2 of them could not achieve the target, 3 of them did. Now in this case, production manager is responsible and accountable for the non-completion of the target because passing of the authority to the foreman doesn't mean that the manager can get rid of his responsibilities and accountability. Okay. वेरी सिंपल स्मूथ वे में दिया, एक एग्जाम्पल भी दे दिया इन्होंने यहाँ पर, तो इससे क्या हो गया, एलिवेट हो गया, आप अपनी बात समझाने में बहुत अच्छे से कन्वे कर पा रहे हो आप यहाँ पर, एंड दैट इज व्हाई वेरी इजीली आप लोगों ने ये पॉइंट यहाँ पर बता दिया।
अगेन एज आई से फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आए, कट कर दो उसको, कोई जरूरत नहीं है उसकी. After that, the next one is a manager is of the view that he is not responsible for the quality of work that he has delegated to his subordinate. Definitely ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये व्यू पॉइंट नहीं चलेगा. अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती. डन. चलिए, यही यही लाइंस पर अगले वाले कुछ क्वेश्चंस है. अब देखते हैं हॉट्स. हॉट्स आर लाइक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो है आपकी यहाँ पर यूटिलाइज होने वाले हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आता है, नेशनल वेरीटेक लिमिटेड हैज ग्रोन इन साइज. इसका मार्केट लीडर बनने का जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से हो चुका है, मार्केट लीडर है. बट बिजनेस के चेंजेस के साथ साथ, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आए, एमएनसीज जो आए मार्केट में, इसका मार्केट शेयर जो है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है. To cope up with the situation, CEO starts delegating some of his authority to the general manager, who also felt himself overburdened, and with the approval of CEO, disperses of these authority, some of these authorities to various levels throughout the organization. कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है? ऑब्वियसली सीईओ जो था उसने किसको दिया? जनरल मैनेजर. जनरल मैनेजर ऑलरेडी इतना वर्कलोड से भरा हुआ था और उसको भी इतना सारा वर्कलोड दे दिया, तो उसको भी बर्डन सम लग रहा था. वो बोला इसमें से थोड़ा मैं किसी और को भी दे देता हूँ, अलग अलग जन को. तो यहाँ पर एग्जैक्टली आपका क्या हो जाता है, क्लियर कट गेट द आइडिया अप ओवर हियर दैट यस मैम, यहाँ पर जो है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है. व्हेन द top level is assigning, giving away the duties of theirs and the responsibilities and the authorities to whom? The lower level. अगला, state whether the scalar chain is followed or not, formal informal में you don't have to answer this one. इसके बाद में state whether functional organization is based on products. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है क्या प्रोडक्ट के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं. जब यूनिक प्रोडक्ट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, फंक्शंस के ऊपर जो बेस्ड होता है वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, What would be the effect of no delegation of work? अगर हमने डेलीगेशन नहीं किया, जैसे आपने ऊपर वाला स्टोरी देखा यहाँ पर, इफ वी आर नॉट डेलीगेटिंग आवर वर्क, तो क्या हो जाएगा वो सीन में? इफ वी आर नॉट एबल टू डेलीगेट एनी ऑफ आवर वर्क, इसमें क्या हो जाएगा, जो मैनेजर है जिसमें जिसके ऊपर ये सारी वर्क जो दिया गया है वो ओवरबर्डन हो जाएगा और सारा काम भी जो है डिले हो जाएगा. नेक्स्ट, the process of entrusting responsibility, authority, and creating accountability of the person whom work has been handed over to or assigned to. This is called as what? Delegation. Delegation का फिर आपको इलाके पे जाके जो है इम्पोर्टेंस भी लिखना पड़ेगा. ऐसे क्वेश्चन जो है आपको बहुत सारे मात्रा में यहाँ पर आप पूरे इसमें देख सकते हो आएंगे. लेट्स जंप टू केस स्टडीज वेरी फास्ट. ध्यान से पढ़िएगा. Kiran Industries is a company manufacturing office furniture. Company chose to diversify its operations to improve its growth potential, increase market share. As the project was important, many alternatives were generated for the purpose and were thoroughly discussed among the members of the organization. After evaluating the various alternatives, Sukhwinder, the managing director of the company, decided that they should add home interiors and furnishings as a new line of business activity. बताइए कौन सा फ्रेमवर्क है which the diversified organization should adopt to enable it to cope up with the emerging complexity. इसके सपोर्ट में एक रीजन दीजिए और कोई दो लिमिटेशन जो है इसके आप बताइए. तो डेफिनेटली बच्चा पार्टी आपको देख रहे हैं यहाँ पर न्यू बिजनेस लाइन आ रही है, मतलब यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है. डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है मतलब हम क्या है, फंक्शनल पर बैठ नहीं सकते, हमको डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो रिक्वायर्ड होगा. अब क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर जो है हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो इसके सपोर्ट में यानी डिविजनल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस एडवांटेज क्या है ये आप लिख सकते हो. लिमिटेशन में आप उसके कोई भी जो है लिमिटेशन लिख सकते हो, जैसे कि अभी रीजन इन सपोर्ट मतलब इंपॉर्टेंस, अच्छी अच्छी बातें क्या है इसके बारे में. प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन इज गोइंग टू हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्किल्स इन डिविजनल हेड, प्रिपेयर हिम फॉर हायर पोजीशंस. डिविजनल हेड जो है अकाउंटेबल होंगे प्रॉफिट्स के लिए, रेवेन्यू के लिए, कॉस्ट के लिए, जो भी इतने डिफरेंट डिपार्टमेंट जो इनके अंदर कर रहे हैं, इसकी वजह से जो है ये चीज मतलब रेवेन्यू वगैरह ये सारी अकाउंटेबिलिटी इनकी वजह से हर एक डिपार्टमेंट क्या क्या कर रहा है ये हम इजीली आइडेंटिफाई कर देंगे और उनको जो है असाइन भी कर देंगे कि ये लॉस आपकी वजह से हुआ, ये प्रॉफिट आपकी वजह से हुआ. इसके बाद में यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, फास्टर डिसीजन मेकिंग भी रहेगा और इनिशिएटिव भी होगा, क्योंकि डिवीजन फंक्शंस एज एन ऑटोनॉमस यूनिट. ये जो न्यू बिजनेस लाइन है ये अपने अकेले में ऑपरेट करेगी, खुद के लिए ऑपरेट करेगी. इट वोंट बी लाइक एक ही जो है डिपार्टमेंट इसका भी मार्केटिंग देख रहा है, उस प्रोडक्ट का भी मार्केटिंग देख रहा है, ऐसा झोल नहीं है अंदर. ऑलराइट,
इसके बाद में अगर आप यहाँ पर कोई 2 लिमिटेशन देखना चाहिए तो क्या हो सकते हैं वो, कि हाँ सबसे पहले जो है अलग अलग डिविजन होने की वजह से फंड्स एलोकेशन में बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट आ सकता है। आफ्टर दैट डबल डबल एक्टिविटीज भी होगी, मार्केटिंग ये भी कर रहे, मार्केटिंग वो भी कर रहे, परचेस ये भी कर रहे, परचेस वो भी कर रहे हैं। ये सारी चीजों में आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी घट सकती है थोड़ी थोड़ी इन सारी चीजों में। और डिविजनल इंटरेस्ट में सुपरसीड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, यानी मैं अपने डिविजन के बारे में देख रही हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में देख रही हूँ, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट माई ऑर्गेनाइजेशन, आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट माई प्रोडक्ट। तो ये चीज में क्या हो जाएगा, मेरे डिविजन के चक्कर में मैं मेरा डिविजन का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, एक्सीड हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, मैनेजमेंट का जो गोल मेन मुद्दा है, वो यहाँ पर हट जाएगा। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। Shan Spices Limited is the manufacturer of different food specific spices like rajma masala, chole masala, आलू पराठा मसाला। अब जो मिस्टर राघव है ये ओनर है कंपनी के, इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट किए हैं, परचेस का अलग, प्रोडक्शन का अलग, मार्केटिंग का अलग, फाइनेंस का अलग, ह्यूमन रिसोर्सेज का अलग। 30 एम्प्लॉयज है जो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। प्लानिंग इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस यहाँ पर, क्योंकि राघव जी बिलीव करते हैं कि इफेक्टिव प्लानिंग जो है वही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करेगा। So in order to make his employees focus on objectives, he issued instructions that during working hours, only official matters will be discussed. He maintained the rules and codes of conduct for the employees to follow, according to which employees are not allowed to visit and talk to the employees of other departments except for official work. Emphasized on the work experience which resulted in smooth functioning of the organization. आपको बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर दिखता है हमें। इसके बाद में आपको ये भी बोलना है कि कौन से फीचर आइडेंटिफाई करे हैं आपने पार्ट ए वाले, इसमें से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक फीचर बताइए जो इस पैराग्राफ में आपको दिखता है। और उसके बाद में आपको जो ये बोलना है कि कौन सा पर्पस है। सबसे पहले ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, इसके बाद में यहाँ पर जो है फोकस किस पे किया गया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क परफॉर्मेंस पर। तो ये पार्ट जो है थोड़ा फॉर्मल इनफॉर्मल पे आ जाता है। ऑल्दो आपको ये क्वेश्चन देखते देखते लगता है कि मैम ये डिपार्टमेंट का है और इसमें फंक्शन भी दिख रहा है, डिविजनल भी दिख रहा है, तो क्योंकि ये दोनों जो है पार्ट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। फॉर्मल इनफॉर्मल वाले फीचर्स वगैरह जो पार्ट है वो हमारे लिए नहीं है। तो इसीलिए इस वाले टाइप के क्वेश्चन भी जो है जनरली आपको एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, बट इसका टर्न जो है वो अलग हो सकता है। ये फॉर्मल इनफॉर्मल पे नहीं आएंगे, आपके फंक्शनल डिविजनल पे आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। Rohan, a sale proprietor, was running food catering business in North Delhi. Got great success, profit margin in this business as well. Due to excess demand in the market, he expanded his business and separated departments as purchase, production, finance and marketing. कौन सा टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप जो है उसे सजेस्ट करोगे, उसके बेनिफिट्स लिखने हैं। तो अभी सब बेनिफिट्स तो आप लोगों को पता ही है। फंक्शनल का क्या कौन सा पार्ट आ जाता है, यहाँ पर आपको दिखता है कि इसने जो है एक्सपांशन के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट्स कर लिए। सेपरेट डिपार्टमेंट्स किस किसके फंक्शन के ऊपर बेस्ड है, परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग। वेरी सिंपल, यहाँ पर हमको क्लियर कट दिख ही जाता है, क्लियर कट ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पर कि हाँ ये वाला पर्टिकुलर मुद्दा है जो यहाँ पर फोकस हो रहा है। Going further to the next point, यहाँ पर बच्चा पार्टी, the principal of ABC Public School ordered the staff that they will be allowed to sit in the staff room situated in their block. No teacher will be allowed to sit in another staff room during the school hours. Teachers can meet teachers of their department only for work-related matters. He wants each teacher to strictly work as per the rules and directions given by him. Obviously, formal वाला है और यहाँ पर इसके डिसएडवांटेजेस वो पूछे जाएंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जा सकता है कि कौन सा टाइप है। फॉर्मल के डिसएडवांटेजेस वगैरह जो है यहाँ पर ट्राई नहीं करेंगे आपको पूछना। आगे बढ़ते हैं। विशाल इज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन एन ऑटो कंपनी। ही हेल्ड अ मीटिंग विद प्रोडक्शन यूनिट इंक्लूडिंग सुपरवाइजर, फोरमैन, एम्प्लॉइज। ही सेट द टारगेट कि आपको जो है 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना है एक महीने के अंदर, और जो अश्योर भी करता है कि हमें जो है फुल कॉपरेशन हम आपको देंगे। अब ये जो है इन्होंने पावर डेलीगेट कर दी है ऑपरेशनल लेवल को, ताकि जो है सारे टारगेट से टाइम पर अचीव हो जाए। कौन सी चीज, कौन सी एक्टिविटी जो है यहाँ पर विशाल ने कम्युनिकेट की है सबॉर्डिनेट्स को, और उसके बेनिफिट्स बताइए। ऑब्वियसली यहाँ पर जो इन्होंने काम डेलीगेट किया है, तो डेलीगेट पावर से हमको समझ में आ गया कि डेलीगेशन वाला पॉइंट आता है यहाँ पर, राइट। अगला क्वेश्चन। अ मैनेजर इंक्रीज द प्रोडक्शन टारगेट फ्रॉम 500 to 700 यूनिट्स इन दिस मंथ, बट अथॉरिटी टू ड्रॉ रॉ मटेरियल वाज नॉट गिवन टू हिम। Employees were not able to meet the new target. Who should be responsible for this and which principle was violated? Obviously वो मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज के लिए, क्योंकि उन्होंने जो है ढंग से दी ही नहीं। ओके,
और यहाँ पर कौन सी वाली प्रिंसिपल जो वायलेट हुई है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा वायलेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, manager of XYZ is overburdened with routine of work, unable to concentrate on its objectives and the other important issues of the firm. To solve this problem, management जो है यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा? ऑब्वियसली डेलीगेट करेगा काम को। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फर्म शुड बी डिवाइडेड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ये क्या हो गया? डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत थिन लाइन है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में जो आप लोगों को जाननी है। ओके, चलिए अब आता है अगला केस स्टडी। Bhuvan and company are running a shoe manufacturing company successfully. They plan to expand their business activities by adding more line of products. ज्यादा प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यहीं पर समझ गया कौन सा टाइप है, कौन सा है, कौन सा आप एक्सपांशन के लिए इनको बोलोगे कि जो है यहाँ पर भुवन एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट में जा रहे हैं, ठीक है। जब तक एक शू में जा रहे थे तब तक इट वाज फाइन, आप फंक्शनल ले लेते हैं, बट क्योंकि अभी आप एक्सपांड कर रहे हो, मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स ला रहे हो, तो सूटेबल है हमारे लिए कि आप डिविजनल स्ट्रक्चर में जाए, क्योंकि ये जो है मल्टी प्रोडक्ट के लिए परफेक्ट वाला कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 2 सेकेंड अपने स्क्रीन पर देखिए और बताइए एनसीईआरटी से ये डायरेक्टली देखिए कि क्या आंसर दे सकते हो आप इसका। चलिए, shall we start this one now? स्टार्ट करें? Yes? Okay. Now, listen very carefully guys. यहाँ पर जो है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ओके किसकी है? सीविंग मशीन्स की है। 1946 से ये जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर रही है। अब यहाँ पर जो है आपको फॉर्मल इनफॉर्मल वाली वाइब्स आ ही रही है ऑलरेडी, यस, बट क्या आप एडवाइस कर सकते हो इनको अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो? बेसिक देखते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में डिले हो रहा है, इसके वजह से जो है वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट को, वर्कफोर्स मोटिवेटेड नहीं है, रेड टेपिज्म और एम्प्लॉय टर्नओवर जो है बहुत ज्यादा हाई हो गया है। तो आपको उनको मतलब एडवाइस करना है कि उन्होंने क्या चेंजेस लाने चाहिए उनके स्ट्रक्चर में, और उसके बेनिफिट्स वगैरह भी आप बताइए। और उसके अलावा इन विच सेक्टर कैन द कंपनी डाइवर्सिफाई कीपिंग इन माइंड डिक्लाइनिंग मार्केट। ओके, तो सबसे पहले आपको समझ में आता है कि क्या आप बोलोगे कि यहाँ पर जो है आपका फॉर्मल वाला चक्कर जो है वो चल नहीं रहा है, तो आपको इनफॉर्मल लेना पड़ेगा ताकि जो है डिसीजन मेकिंग में डिले ना हो, मोटिवेशन में कमी ना हो, और इंफॉर्मेशन जो है इनफॉर्मल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीड दी जाती है, ठीक है। ये पार्ट से जो है आप इनको थोड़ा सा एलिवेट कर सकते हो, ये वाले पार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर गलती से समझो पेपर में जो है इसको टच करके कोई कॉन्सेप्ट जो है निकल रहा है। डन। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग अ कोर्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, वैभव स्टार्टेड हिज ओन ट्रैवल एजेंसी। नाउ इन ऑर्डर टू ensure smooth functioning of his business, decided to create 14 job positions, and these will be divided into 4 departments on the basis of functions, namely front office department, इसके अंदर ऑनलाइन क्वेरी रिजर्वेशन डिपार्टमेंट, अकोमोडेशन बुकिंग डिपार्टमेंट, सिक्योरिंग पेमेंट डिपार्टमेंट, ये सारे जो है आ गए। अब कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्लियरली जो है लाइन ऑफ अथॉरिटी बताई, एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताई हर एक पोजीशन के लिए। कौन सा वाला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है यहाँ पर? डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन वाला फंक्शन है। कौन सा फ्रेमवर्क लाया गया है यहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसका टाइप कौन सा है? फंक्शनल स्ट्रक्चर एडॉप्ट किया गया है। और एडवांटेजेस जो है आप डेफिनेटली लिख ही सकते हो इसके बारे में, फंक्शन वगैरह के, आप जैसे मैंने आपको सिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है प्लीज प्रीवियस वाले सेशंस देखिए, प्लेलिस्ट बनाई गई है 20 बिजनेस स्टडीज 100 on 100 चैलेंजर सीरीज, तो आप जो है प्लीज उसमें देख सकते हो। ओके, लेट्स गो फर्दर। ये फिर से इनफॉर्मल पे है तो हमको ये नहीं देखना है, ये वाला देखते हैं। चलो, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन वाला पार्ट आया यहाँ पर। Karan opens a retail mart in local market. He knows it will be impossible for him to handle all work alone. Appoints Johar to perform tasks on his behalf, thereby reducing the workload.
This decision provided Karan with more time to concentrate on important matters. Besides, he recruits 8 other persons as a support staff. Over the year, his business earned a good name for itself, so he opens another outlet in the city. Considering Johor's competence, he gives the independent charge of running the new outlet to him. Okay. Now, thereby, you need to see up over here, empowering him autonomy in the functioning of the outlet. आपको पहले ये दो कॉन्सेप्ट कौन से हैं बहुत बताने हैं और इनके रिलेटेड कोई भी जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो दिखाना है. तो डेफिनेटली डेलीगेशन जो है यहाँ पर कर दिया है. जौहर का जो रोल था रिस्ट्रिक्टेड था, उसको लिमिटेड अथॉरिटी दी गई थी, जो पूरा नहीं दिया जाता है, थोड़ा 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 दिया जाता है. ठीक है. It is just to he is given limited authority to reduce the workload of Karan. Karan का सिर्फ workload कम करना है, इसकी वजह से जो है थोड़ी सी अथॉरिटी उसके रिलेटेड थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जब दी जाती है तो वो आएगा डेलीगेशन. डिसेंट्रलाइजेशन में जब पूरा इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया, मतलब इसके अंदर मैं इंटरफियर करने ही नहीं वाला हूँ. करण जो है जौहर की इस नए चीज के अंदर कोई इंटरफियरेंस नहीं करेगा, उसकी कैपेबिलिटी वगैरह सब चीज देख ली है, अभी वो पूरा आउटलेट जो है उसको दे दिया है. दैट विल बी व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन. अगला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर सीता गीता वाला है. सीता गीता ट्विन सिस्टर्स है. जर्नलिज्म इन लोगों ने कंप्लीट किया दोनों ने. इनके बाद में इन्होंने जो है लीडिंग न्यूज़पेपर ज्वाइन किया एज सब एडिटर्स. ओवर द इयर्स ड्यू टू their hard work they are promoted to the post of chief editor in different divisions, अलग अलग डिविजन्स. पर तरीका जो है इनका फंक्शनिंग का वो भी पूरा का पूरा अलग है. सीता बोलती है कि कैपेबिलिटी अपनी सबऑर्डिनेट्स की होनी चाहिए, वो फॉलो कर दी है पॉलिसी ऑफ व्हाट डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी इन ऑल लेवल्स ऑफ अदर डिवीजन. यहीं पर आपको दिख जा रहा है कि इसका क्या है, ये बहन का क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन आ गया. इसके बाद में गीता जो है वो बोलती है कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगाओ, सारे डिसीजन मेरे हाथ में हो, सारा पावर मेरे हाथ में हो, अथॉरिटी मेरे हाथ में हो. तो ये बहन कौन हो गई, डिसेंट्रलाइजेशन. राइट. तो इसी से जो है आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गया. डिफरेंसेस तो इनको आपको जो फिर से वो जो टेबल चार्ट होता है पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस का, उसी पर आपको जाना है. डन. इसके बाद में ये सारे जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन है यहाँ पर आपको मार्क करा के दिए गए कि कौन सा इसका विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रियली लाइक अप ओवर हियर. जैसे एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन कौन सा नहीं है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये नहीं है. इसके बाद में सोशल रिलेशनशिप क्या आता है, स्पॉन्टेनियसली अराइज होता है, इंटरैक्शन एट वर्क, उसके वजह से क्या आता है, आप बात कर रहे हो, बाद में क्या आ गया, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आ गया. स्पॉन्टेनियस, हे हाय हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब how long have you been in this organization? Oh, would you love a golf play along with me this weekend if you're free from the entire workload over here? Informal. Done? Now, टॉल स्ट्रक्चर, अगर जितना बड़ा आपका स्ट्रक्चर होगा नैरो स्पैन होगा. टॉल स्ट्रक्चर यानी एक ये इंसान, इसके अंदर ये इंसान, इसके अंदर ये दो इंसान, इन दो इंसानों के अंदर जो है और दो इंसान, बस इनके अंदर भी दो, बस ऐसे जो है ये टॉल स्ट्रक्चर. ओके. और अदरवाइज हमारा जो अदर, अगर हम बोले वाइट स्ट्रक्चर जो होता है, वाइट स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है, ये एक, इसके अंदर अराउंड तकरीबन जो है और लोग, ठीक है, इन और लोगों के अंदर और लोग, इनके अंदर और लोग, इनके अंदर और लोग, तो ऐसे जो है ये वाइड वाला हो जाता है. तो ट्रॉल स्ट्रक्चर जो है उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कितने लोग किसके अंदर रहेंगे, कितने कितने लोग रहेंगे, कम लोग रहेंगे. और अगर आपका जो है वाइड वाला हो तो उसमें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी वाइड होगा. ठीक है. हॉरिजॉन्टल वाला हो तो. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रलाइजेशन किस चीज को रेफर करता है, रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के बारे में ऑब्वियसली होगा, क्योंकि डिस्पर्सल नहीं करना है, डिवीजन नहीं करना है, नए सेंट्रल ब्रांचेस ओपन करना ये नहीं है. जब पूरी पावर, पूरी अथॉरिटी आप जो डिसीजन मेकिंग की अपने पास रखते हो तो वो हो गया सेंट्रलाइजेशन. अगला, फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज एसेंशियल दैट रिस्पॉन्स बी अकम्पनीड विद नेसेसरी व्हाट, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ जो है अगर डेलीगेशन आपको इफेक्टिव करना है तो अथॉरिटी भी जो है देनी पड़ेगी. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या हो गया आप लोगों का, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द टॉप मैनेजमेंट. यस. इसके बाद में अगला, फॉर्मल इनफॉर्मल हमको देखना नहीं है. ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज कहाँ होती है, प्रोडक्ट लाइंस के बेसिस पर, डिविजनल में. इसके बाद में फंक्शन के बेसिस पर कहाँ होती है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में. ऑल सेट गाइज, यहाँ तक आई बिलीव आप सबको जो है सब कुछ बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर समझ में आ चुका. फिर से एक बार आपको जो है कहेंगे कि जिन जिन लोगों ने है अब तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स जो मैं वहाँ भेजती रहती हूँ. इसके अलावा जिन जिन लोगों ने प्लस सब्सक्रिप्शन अब तक नहीं लिया है
खत्म होने वाला है 10% डिस्काउंट। तो अभी भी जो है आप लोग DGD लाइव ये कोड यूज कर कर जो है 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो अपने प्लस सब्सक्रिप्शन पर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो प्राइजेस 10% से कम हो रही है, बाद में ये 10% आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली यू विल लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट स्टफ आउट देयर गाइस। अपनी प्रेपरेशन को एक स्टेप आगे बेटर करिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हाँ आपको तो मतलब कहीं फ्री में कुछ मिलने ही नहीं वाला है विदाउट पेइंग द मनी वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हाट यू आर पेइंग अप हियर इज फॉर द कंसिस्टेंसी जो आपके अंदर प्लस लाएगा। आपको जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है उसमें जो मेंटर आपके साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एनी टाइम दैट यू वांट द एक्सेस दे विल बी राइट देयर फॉर यू। उस चीज के लिए जो है द पेमेंट इज देयर स्पेशली बिकॉज वन पर्सन इज ऑल एंटायरली एलोकेटेड यू। ओके, इट विल बी लाइक पर्सनल आपका होम ट्यूशन, होम ट्यूटर्स जैसे हो गया ये चीज आपके लिए कि हम आपको पढ़ा भी रहे हैं यहाँ पर, और इसके अंदर भी आपको कोई अगर तकलीफ है तो वो लोग स्पेशली आपके लिए वहां पर बनाए गए हैं। ऑल सेट गाइस, सो दिस इज द मेन पार्ट दैट आई हैड टू टेल यू ऑल। इसके अलावा जो हमारे प्लस क्लासेस जो है ऑलरेडी, जैसे 11th वाले बच्चे अगर आप लोग में से कोई हो तो आपका जो ब्रिज को स्टार्ट हो चुका है। इसमें जो है 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जिन्होंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया वो भी प्लस पर हमें ज्वाइन कर ही सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस जो है अभी मार्च के महीने में आने वाली है, तो उनको भी अगर आप लोगों को जो अगर एक्सेस करना है, उनको भी अगर आप लोगों को देखना है तो डेफिनेटली यू कैन चेक देम आउट एज वेल यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्पेशल कोड DGD लाइव। DGD लाइव यानी ध्वनि गांधी डी इज अलाइव ओवर हियर। और जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा मैं और जिंदा रहूंगी, और ज्यादा घंटे के साथ आपका सपोर्ट मेरा टॉनिक। ओके, इसके अलावा जो लोग प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उनके लिए एक और खास बात ये है कि आपको जो है जैसे ही आप लोगे आपको बस मुझे सीधा आपको बस बताना है कि मैम हमने DGD लाइव कोड जो है यूज करके सब्सक्रिप्शन लिया है, और हम आपको जो हमारे स्पेशल एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल है जो स्पेशली उन सारी अपनी ध्वनि आर्मी के लिए बनाया गया है, तो उनके लिए जो है उसके अंदर मैं आप सबको ऐड कर दूंगी। ऑल सेट गाइस, सो दैट्स दी अपडेट फॉर टुडे। आई बिलीव आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कैसे लगा आपको ये पूरा सेशन जो यहाँ पर कंडक्ट हुआ आपके लिए। एंड वी विल सी यू वेरी सून। अपॉलॉजीज, वी विल सी यू वेरी सुपर डुपर सून। यहाँ पर जल्दी से मिलते हैं। ओके, टडा एंड बाय बाय।